ऑलराइट, नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट रेशियो वाला जो टॉपिक था वो कवर किया। अभी हमें क्विक रेशियो इस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर, जब हम क्विक रेशियो के बारे में बात करते हैं, वी नीड टू नो दैट क्विक रेशियो जो है उसमें करंट असेट यूज नहीं होते, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज लिक्विड असेट। अब लिक्विड असेट का मतलब क्या? ऐसे असेट जिसको आप तुरंत के तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट असेट में और लिक्विड असेट में फ़र्क क्या होता है, तो वो हम लोगों को सबसे पहले लिखना है। आप अपने नोटबुक में हेडिंग लगाएंगे लिक्विड रेशियो। इस लिक्विड रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो भी कहते हैं। इसका एक और नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी है। ये भी हमारा ब्रॉडर कैटेगरी देखेंगे तो लिक्विडिटी रेशियोज के कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी हैव द फॉर्मूला एज लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू liquid assets divided by current liabilities। अभी लिक्विड असेट होता क्या है, तो लिक्विड असेट फॉर अस इज गोइंग टू बी करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक जो है वो माइनस कर देंगे। एंड साथ साथ अगर क्वेश्चन में कहीं पे आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी आप माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस में से अगर लेट्स जैसे आपने आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को साल भर का पैसा दे दिया तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। अगर अगले साल में वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो इफ़ यू नीड दैट मनी, क्या आप उसे वापस मांग सकते हो? सिमिलरली आपके पास जो इन्वेंट्री या स्टॉक पड़ा है, क्या आप उसको तुरंत के तुरंत सेल कर सकते हो? जब तक कस्टमर नहीं आएगा तब तक वो सेल नहीं होगा। सीधी बात। तो यहाँ पे हम लोग ये जो दो असेट्स हमारे हैं, इन्वेंट्री एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको करंट असेट में से पहले माइनस कर देंगे, तब जाके हमें मिलेगा समथिंग नोन एज लिक्विड असेट। जैसे हमने करंट रेशियो का आइडियल रेशियो देखा था, क्या था आइडियल रेशियो? 2:1। वैसे ही लिक्विड रेशियो जो है इसका आइडियल रेशियो होता है 1:2। मतलब फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटी वी शुड हैव 1 रुपी ऑफ लिक्विड असेट। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं हम लोग। वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 17 राइट नाउ। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन 18 में कराता हूँ, 17 आप खुद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 की तरफ पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक बार इसका साउंड वापस चेक कर लेता हूँ वरना प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, साउंड रिकॉर्ड तो हो रहा है। चलो क्वेश्चन 18 में देखते हैं डेटा क्या क्या गिवन है, उसको फिगर आउट करते हैं पहले। डेटा में हमें टोटल डेट दिया है। टोटल डेट में क्या क्या आता है? डेट प्लस करंट लाइबिलिटी आता है, आया ना? तो हम लोग अभी इसको पहले वो टी शेप वाला रफ में बना रहे हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे लिए वर्किंग का पार्ट नहीं है, ये हमारा रफ वर्क है। हम लोग इसको आंसर की में नहीं बनाएंगे। ठीक है, या फिर अगर बना भी रहे तो ऊपर हेडिंग लगा देना रफ वर्क। तो हमारा टोटल डेट कितना है? 12 लाख। तो यहाँ इसको लिख दिया। हमें बाद में दिया है टोटल असेट, तो क्या टोटल असेट को मैं बैलेंस शीट टोटल भी बोल सकता हूँ क्या? कितना है उसका वैल्यू? 16 लाख। फिर आगे हमें गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर फिक्स्ड असेट, तो उसको फिक्स्ड असेट ऊपर असेट साइड पे लिख दूँ। कितनी वैल्यू है इसकी? 6 लाख। उसके नीचे क्या गिवन है हमें? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी असेट साइड पे आता है, कितनी वैल्यू है? 1 लाख। फिर क्या गिवन है हमें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो हमारा डेट होता है, आया ना? जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 4 लाख। मैंने आपको बोला था कि डेट में दो चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आता है। क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे पास है? वो क्या हो जाता है? 4 लाख। अब अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिला के 8 लाख है, तो क्या मुझे मेरा करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 4 लाख हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं हम लोग? पक्का? अब यहाँ पे आगे दिया है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। याद करो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग हुआ
तो वो लाइबिलिटी है, बट लोन्स एंड एडवांसेस क्या है, असेट। तो यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस को भी एक नॉन करंट असेट के तरीके से लिखेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 लाख। इसके नीचे हमारे पास है इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो पहले काम करें क्या, पहले इसमें करंट असेट निकाल लें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमारा करंट असेट निकल जाएगा, तो टोटल 8 है, तो 8 लाख हो गया। अब इस 8 लाख में से मुझे क्या क्या माइनस करना है, मुझे इन्वेंट्री माइनस करना है और मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना है। तो इन्वेंट्री कितना हुआ मेरे लिए, 1.9, और ये 0.1, 2 लाख माइनस करना है, तो मेरा लिक्विड एसेट मुझे मिल जाएगा। तो लिक्विड एसेट 6 लाख हो गया, और करंट लायबिलिटी कितना था, 4 लाख। तो अब मैंने निकाल तो लिया कि मेरे लिक्विड एसेट इतने हैं, इसको मैंने डिराइव कैसे किया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट मेरे लिए माई लिक्विड एसेट वाज इक्वल टू टोटल असेट माइनस फिक्स्ड असेट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस लोन्स एंड एडवांसेस। फिर इसमें से मैंने और क्या चीज़ें माइनस की है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एक मैंने फॉर्मूला खुद का बना दिया। समझ आई बात, हमें हमें क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट, ये बैलेंस शीट बनाना अलाउड नहीं है, बट हम फॉर्मूला तो लिख सकते हैं अपना पूरा। तो उस तरीके से हमने लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिख दिया, और फिर फाइनल वैल्यू लिख दी कि कितना आ रहा था हमारे लिए, 6 लाख, जो हमने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, आपके आंसर्स में प्लीज़ ये होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे निकाला आपने। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेम, बट आपको लिखना है फॉर्मूला फॉर्म में उसको। ठीक है, हमने करंट लायबिलिटी कैसे निकाली थी, हमने इसमें टोटल डेट में से क्या माइनस किया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन किया था। तो वही कर देते हैं, CL इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे लिए, 4 लाख। ये भी लिख लीजिए प्लीज। इससे हमारा लिक्विड रेशियो मिल जाएगा, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, which gives us 1.5:1. इजी। मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस अभी के लिए आपको स्किप करवा रहा हूँ। आई वुड वांट कि आप एक बार घर से ट्राई करके आना उसको, अगर नहीं होता है तो मैं आपको कल क्लास में करवाऊँ। ठीक है, आप चाहिए तो एक बार लिख लीजिए उसमें लिस्ट में, पहले नंबर 17, 19, 20 और 21, 17, 19, 20, 21 आप एक बार घर से ट्राई करेंगे। अभी मैं आपको 22 करवा रहा हूँ। पूछो। हाँ, आगे बढ़े। चलो तो क्वेश्चन 22 देखते हैं, एक बार इसको रीड करेंगे। जी हाँ, रीड करो, क्या दिया है क्वेश्चन में। Liquidity ratio is 2.5:1.
Inventory is 6 lakh, current ratio is 4:1. Find out the current assets. अब यहाँ पे देखो मैंने दोनों रेशियोज के जो है वो फॉर्मूला लिख दिए, लिक्विड रेशियो का और करंट रेशियो का, बराबर। लिक्विड रेशियो की वैल्यू कितनी बताई गई है, तो इसको मैं 2.5 डिवाइडेड बाय 1 लिख दूँ, चलेगा, इक्वल्स टू LA/CL। LA स्टैंड्स फॉर लिक्विड एसिड। तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि 2.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी जो है इज इक्वल टू माई लिक्विड एसिड। ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन 1। वैसे ही करंट रेशियो की वैल्यू कितनी है, ये लिख सकता हूँ मैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4 टाइम्स करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, ये मेरे लिए इक्वेशन बन जाएगा 2, बराबर। अब हमें क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है जरा बताइए। करंट रेशियो दिए हैं। वो तो लिख लिया ना हमने, इन्वेंट्री 6 लाख गिवन है। अब आपको पता है दैट जब मैं लिक्विड एसेट निकालता हूँ, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या लिखता हूँ मैं, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ दिया नहीं है तो उसको मैं ज़ीरो मान लूँगा। अब लिक्विड एसेट के जगह पे मुझे यूज़ क्या करना है, 2.5 CL, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2.5 CL। करंट एसेट की जगह क्या लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू 4 CL। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, 6 लाख के 60,000। तो इक्वेशन बन गई। इससे मुझे क्या मिलेगा, CL मिलेगा। ढूंढो कितना आता है, वो अपने से ही है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने आपको 22 करवाया है, क्या आप इसके बेसिस पे 23 एंड 24 कर पाओगे, कुछ अलग है, चेक करो एक बार। लिक्विड रेशियो से सेम होता है क्या, 23 एंड 24 में कुछ भी अलग है क्या, श्योर, पक्का। तो आप दोनों क्वेश्चंस के साइड में लिख दो, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ 22। क्या ये भी होमवर्क में हो सकते हैं, यस, करवाना तो अभी करवाता हूँ, बोलो, हो जाएगा। 25 देखे, फिर क्वेश्चन 25 प्लीज पढ़िए। Liabilities of company are rupees 1,50,000. Current ratio is 3:1 and asset ratio, liquid ratio is 1:1. ओके, Calculate values of current assets, liquid assets and inventory. करवा सकते हो मुझे ये सम, ट्राई करो। करंट लाइबिलिटी कितनी वैल्यू गिवन है, 1,50,000। कौन सा रेशियो गिवन है हमें, मुझे इसका फॉर्मूला बताओगे क्या होता है, इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या है, हमें करंट एसेट नहीं पता, करंट लाइबिलिटी पता है, 1,50,000 रख दो यहाँ पे, करंट एसेट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा वो, 15 3 45, तो 4,50,000 हो जाएगा ये। क्या करंट एसेट मिल गया, ये ढूंढना था, और क्या ढूंढना था, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला मुझे बताओगे, प्रीपेड एक्सपेंस। हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस है या इन्वेंट्री है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसको साइड में रखते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में हमारे पास, लिक्विड रेशियो है, तो लिक्विड रेशियो अगर निकालना है मुझे, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
तो यहाँ पे 1/1 है, तो ये LA अपॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। तो लिक्विड एसेट की वैल्यू भी कितनी हो गई, जो कि कितना है, श्योर। तो लिक्विड एसेट ये हमारे पास है। अब ये दोनों वैल्यूज मिल गई है, क्या इस इक्वेशन में रख सकते हैं? तो लिक्विड एसेट LHS पे रखूँ तो 1,50,000 हो जाएगा यहाँ पे। करंट एसेट में क्या रखूँ, माइनस इन्वेंट्री हो जाएगा ये, क्योंकि इन्वेंट्री तुमने बोला है ना मुझे, तो प्रीपेड 0 अज्यूम कर लूँगा मैं। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे लिए, कैसे क्या, 3 लाख, 450 माइनस 150। ट्वेंटी 27 को इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए, श्योर। ट्वेंटी 27 करें। अब हमें क्वेश्चन में क्या टोटल डेट गिवन है, चेक करो। टोटल डेट के दो पार्ट्स कौन से होते हैं, डेट और करंट लाइबिलिटी। तो ये 7.8 लाख गिवन है, और हमें डेट की या नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू गिवन है कितनी, तो क्या उससे 1.8 लाख मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब क्या हमें वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL। क्या हमारे पास CL है, CL है, यस। क्या वर्किंग कैपिटल है, यस क्या CA मिल जाएगा, यस क्या इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी है, तो लिक्विड एसेट मिल जाएगा, यस क्या रेशियो मिल जाएगा, तो प्रीपेड करो। एक्सपेंस 0 नहीं प्रीपेड एक्सपेंस वापस 0 अज्यूम करना। रेशियो तुमने लास्ट में, लिक्विड रेशियो के लिए क्या करोगे, हम्म, हम्म,
28 भी सेम है, Yes. देखो एक बार। है कुछ अलग? सिर्फ एक चीज़ अलग है कि इसमें प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया है, बाकी तो सेम है क्वेश्चन। ये भी होमवर्क में लिख लो। अब आपको पता है कल मैंने बोला था वो इंक्रीज डिक्रीज के सब एक साथ एक टाइप के करवाऊंगा मैं आपको। मैं सोच रहा हूँ एक बार ये दो रेशियोज के कर ही लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे वो फंडा वर्क करता है। ठीक है, तो लास्ट में हमने लास्ट क्लास में 16 छोड़ा था ना हमने, तो एक बार वो समझ लेते हैं कि क्या है। अब क्वेश्चन 16 का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको। वही सेम कॉन्सेप्ट हमें इंक्रीज डिक्रीज लिक्विड में भी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कि आपके पास अभी करंट रेशियो जो है वो कितना है, 2:1 लाने के लिए क्या मैं रैंडम वैल्यूज़ अज्यूम कर सकता हूँ? तो मैं एक बार के लिए अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे करंट असेट जो है वो 20,000 के हैं और मेरी करंट लाइबिलिटी 10,000 की है। तो क्या रेशियो ऐसा बन जाएगा? पक्का। अभी मेरा रेशियो क्या है? 2:1 है। इतना मैंने इन्फॉर्मेशन लिख के रखा। अब फर्स्ट केस में मुझे बताओ क्या लिखा है उन लोगों ने। जब मैं कैश पे करता हूँ तो उसके वजह से सबसे पहले तो मेरा कैश रिड्यूस होता है और मेरा ट्रेड पेएबल भी रिड्यूस होता है। मतलब मेरा करंट असेट रिड्यूस होने वाला है और मेरा करंट लाइबिलिटी भी रिड्यूस होने वाला है। अब मैं यहाँ पे भी एक अजम्पशन लेके चलता हूँ। मान लेते हैं कि मैं 5,000 रिपे कर रहा हूँ, 5,000 रिपे कर रहा हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा करंट असेट वुड बिकम 20 - 5, माई करंट लाइबिलिटी ऑल्सो वुड बिकम 10 - 5। तो मेरा नया करंट असेट क्या हो गया, और ये 5। तब रेशियो क्या हो गया मेरे लिए, बढ़ा कि घटा? तो आंसर इम्प्रूव। खुद ही लेना है हमें। समझ आया ये लॉजिक? नहीं, आपको इसमें ये अजम्पशन आपका वर्किंग का पार्ट है। आप इसमें लिखेंगे क्या कि जब आप कैश पे करते हैं तो इट कॉजेज अ रिडक्शन इन करंट असेट एज वेल एज अ रिडक्शन इन करंट लाइबिलिटी। बट ये आपको बताना है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका इफेक्ट करंट असेट में क्या आएगा और करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा और इसके वजह से रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा। बस 3 चीज़ें लिखनी है। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है और लास्ट में ये लिखना है। अब सेकंड केस देखें, क्या लिखा है उसमें, पढ़ के बताओ मुझे। मतलब आपकी एक करंट लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है और करंट असेट भी, क्योंकि जब आप बिल्स पेबल डिस्चार्ज करते हो तो रोकड़ा दोगे। क्या इस केस में और पहले वाले केस में कुछ डिफरेंस है? इसमें भी क्या होगा, इम्प्रूव। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए क्या होता है, करंट असेट। तो घट रहा है और आपने एंडोर्स कर दिया है। आपके पास एक असेट था जो आपको मिलना चाहिए था, अब अपने अपने नाम के जगह किसी और के नाम कर दिया, तो आपका करंट असेट घटा और करंट लायबिलिटी भी घटा। वापस क्या होगा, इम्प्रूव। करंट असेट डिक्रीज। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, करंट असेट होता है ना वो, तो वो रिड्यूस हुआ, करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हुआ, तो रेशियो क्या होने वाला है हमारे लिए, इम्प्रूव। डी केस देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब जो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है वो आपके लिए डिविडेंड पेएबल बनता है। करंट लायबिलिटी हुआ, असेट जा रहा है कैश में, तो वापस क्या होगा, करंट असेट विल रिड्यूस और डिविडेंड पेएबल आपके लिए करंट लायबिलिटी होती है, तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी में क्या देखना है, डिविडेंड पेएबल, और जो पैसा जा रहा है वो क्या है, कैश। दोनों रिड्यूस हो रहा है ना, तो रेशियो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। हाँ, अभी तो कैश गया ना। डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को देते हो आप, बिल कहाँ से आया है इसमें?
नहीं नहीं नहीं, ये केस देखें क्या लिखा है ई वाले केस में। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोगों का इन्वेंट्री बढ़ेगा। इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट बढ़ना चाहिए, और आपने क्रेडिट पे लिया है मतलब करंट लायबिलिटी भी क्या होना चाहिए। अब हमने अजम्पशन पे जाते हैं क्योंकि नया केस है ना, तो 20,000 में क्या कर देते हैं अपने +10 कर देते हैं, और नीचे 10,000 में भी क्या कर देते हैं, ये प्लस माइनस जो अमाउंट करना है सब आप डिसाइड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि 10 वाला नहीं जच रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है ये क्या करने का, 90 कर दो प्लस, किसने रोका। ठीक है, अगर 90 कर दोगे इसमें प्लस, नीचे भी 90 प्लस कर दोगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100, तो वैल्यू क्या हो गई 1.1:1। तो 2:1 से रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, तो रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज या डिक्लाइन। समझ आए। तो भी 1.5 था ना, ओछું થાય છે। आप वैल्यू कुछ भी लो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या है कि रेशियो क्या होने वाला है, डिक्लाइन होने वाला है। આ કેસમાં આવે છે બીકોઝ વેલ્યુ 2:1 છે એના માટે। एग्जैक्टली, लॉजिक समझ आया। अगर इसको 10 लेके करते तो भी आंसर सेम ही आता, अगर मैं 90 की जगह 10 लेके कर रहा होता तो क्या क्या होता यहाँ पे, तो 30/20 होता, तो ये 1.5 हो जाता, बट फिर भी रेशियो तो डिक्लाइन ही हो रहा है, फाइनल आंसर तो सेम ही रहता। ठीक है, एफ केस देखें क्या बोला है इसमें, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। क्या होगा इस ट्रांजैक्शन में, मुझे एक चीज़ बताओ, सपोज आई हैड सम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम स्नोही एंड आई हैव सम अमाउंट पेएबल टू प्रथा। अब मैंने इसका जो पैसा मुझे मिलना था वो इसको दे दिया, अब ऑन द ड्यू डेट इसने पैसे नहीं दिए, तो प्रथा मेरे से मांगने आएगी, तो मेरी करंट लायबिलिटी, बट क्या मैं इससे मांगने जाऊंगा, हाँ क्योंकि उसने पैसे दिए नहीं ना, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेरा करंट असेट बढ़ रहा है और मेरी करंट लायबिलिटी भी, रेशो क्या होगा, डिक्लाइन, जैसे ऊपर वाले केस में देखा था। अब यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड आप परचेस करोगे तो इन्वेंट्री बढ़ेगा, तो करंट एसेट बढ़ने वाला है, बट साथ साथ आपने कैश में खरीदा है तो कैश क्या होने वाला है, डिक्रीज, तो करंट एसेट क्या हो जाएगा, तो करंट एसेट सेम रहा, जितना इन्वेंट्री बढ़ा उतना ही कैश घटा, तो करंट एसेट कैसा रहा, सेम, तो रेशियो भी कैसा रहेगा, सेम। तो इस केस में नो चेंज। अब नेक्स्ट केस क्या है बताओ, हाँ बोलो। बिल्स रिसीवेबल मतलब आपका एक असेट है जो आपने डिस्काउंट मतलब जो आपने एंडोर्स कर रखा है किसी और को, असेट ऑलरेडी कम तब हुआ था जब आपने एंडोर्स कर दिया था। अब जब मेरे को, अब आपसे मुझे पैसा लेना था, आपने मुझे एक चेक दिया, तो जब आपने मुझे चेक दिया तब मैंने एंट्री क्या की होगी, बैंक टू जिया की होगी एंट्री। अब अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है, क्लियर नहीं होता, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, जिया टू बैंक, तो करंट एसेट बढ़ा ना, जिया डेबिट किया तो यहाँ पे भी करंट एसेट बढ़ाएगा क्योंकि आपने जो इंस्ट्रूमेंट दिया था वो डिक्लाइन हो गया, वो ऑनर नहीं हुआ, तो करंट एसेट वापस, आई हैव अ राइट टू रिसीव अगेन फ्रॉम द पर्सन जिसने मुझे बिल दिया था। ठीक है, एच वाले केस पे आए, एच में बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो जब आप फिक्स्ड असेट बेचते हो तो फिक्स्ड असेट की वैल्यू घटती है और पैसा मिलता है, मतलब कैश की वैल्यू बढ़ती है। क्या फिक्स्ड असेट मेरे करंट रेशियो में आता है, नहीं आता, तो इसके इफेक्ट को तो इग्नोर करूंगा।
यहाँ पे मेरा करंट असेट क्या हो रहा है, जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो की वैल्यू बढ़ती है। 20/10 की जगह अगर 30/10 होगा तो रेशियो क्या हो गया, 3:1, तो रेशियो क्या हो गया, इम्प्रूव। आई वाले केस में क्या हो रहा है, सेम है, फिक्स एसेट घट रहा है बट इसकी इफेक्ट मैं गिनूंगा नहीं, बट मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है करके, तो क्या होने वाला है लास्ट में, इम्प्रूव। क्लियर है लॉजिक। अब आ जाइए 29 पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, क्विक रेशियो ऑलरेडी कितना है हमारे पास, क्विक रेशियो में कौन से दो कंपोनेंट्स आते हैं, लिक्विड एसेट आता है और करंट लायबिलिटी आता है। मैं अज्यूम करके चलूंगा 20,000 और आप चाहो तो 2 लाख 1 लाख भी ले सकते हो, कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो, रेशियो में आनी चाहिए बस। ठीक है, अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है ज़रा बताइए मुझे। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश जब आप करते हैं तो आपका इन्वेंट्री बढ़ता है और आपका करंट असेट या कैश जो है वो क्या होता है, घटता है, बराबर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या लिक्विड असेट में इन्वेंट्री आता है कि नहीं आता, लिक्विड असेट का फॉर्मूला बताओ। मतलब अगर आप माइनस कर रहे हो मतलब लिक्विड असेट में इन्वेंट्री नहीं आती, मतलब इसका इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब मेरा लिक्विड असेट क्या होने वाला है, रिड्यूस, तो रेशियो भी क्या होगा, डिक्लाइन या रिड्यूस। समझ आया आपको, मैं रिड्यूस लिख रहा है तो रिड्यूस ही लिख देता हूँ। अब परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कर रहे हो तो इन्वेंट्री बढ़ेगा, बट इन्वेंट्री तो इस रेशियो में आता ही नहीं है, बट करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डिक्लाइन या रिड्यूस होगा वापस से। Sales of goods for 20,000. Sale of goods for 20,000. सेल ऑफ गुड्स फॉर 20,000, मतलब बेचा है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस, पर inventory से हम देखेंगे और कैश क्या हो रहा है, इसको गिनेंगे नहीं, कैश बढ़ रहा है तो रेशियो क्या होगा, declines. कैश बढ़ते છે ને, ન્યુમરેટર વધે છે તો ઇમ્પ્રૂવ થશે। Sale of goods are costing 20,000 for 22,000. फर्क पड़ता है कितने में बेचा उससे, सेम इफेक्ट आएगी, तो यहाँ पे भी इम्प्रूव होगा। Cash received from trade receivables. Cash for you, current asset for you. लिक्विड एसेट वर्ड यूज करवाना, करंट नहीं, लिक्विड रेशियो है ना, तो यहाँ पे कैश आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट आपका ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, तो ये भी लिक्विड एसेट था, ये भी लिक्विड एसेट है, तो ये बढ़ रहा था और ये घट रहा है सेम अमाउंट से, तो रेशियो में नो चेंज। लॉजिक सेट हो रहा है सबके दिमाग में, ये भी एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये आपको इसी तरीके से कोशिश करनी है लिखने का। ठीक है, इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे आप कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कैश रिसीव किया है ट्रेड रिसीवेबल के पास से, तो इसमें लिखेंगे दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, एज अ रिजल्ट लिक्विड एसेट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड हेंस रेशियो विल ऑल्सो शो नो चेंज। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो विथ रीज़न बोला है, तो ये रीज़न आपको ऐसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इम्प्रूव या सिर्फ रिड्यूस इंक्रीज डिक्रीज लिखना था तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फाइनल आंसर ही मैटर करता है, बट रीज़न बोला हो तो ये लाइन लिखना पड़ेगा, इसीलिए जस्टिफिकेशन यहाँ पे भी लिखा मैंने। ठीक है, 30 Ratio, given ratio 1, state the reason. गिवन रेशियो कितना है, 1:1.
मतलब लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी विल बी 1:1, 10,000 ईच गिन ले। फर्स्ट केस में बताओ क्या हो रहा है। क्रेडिटर्स वर पेड ऑन ड्यू डेट, मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और कैश भी। अमाउंट कितना है? अरे बट सेम है ना अमाउंट। तो यहाँ पे 10,000 अमाउंट दिए, चलो ऊपर इसका अमाउंट लाख लाख कर लेते हैं, ठीक है। लिक्विड लगेज में, हाँ लिक्विड एसेट लगे हुई है। अब अगर 1 लाख में से 10,000 भी गया तो 90/90 हो जाएगा। रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, नो चेंज होगा। તમે શું કરો છો ટ્રાન્ઝેક્શનમાં વાંચો? ના इसको फर्स्ट केस में डाउट है। तो क्रेडिटर ઓછું થાય છે અને કેશ બી, તો ક્રેડિટર ઓછું થશે તો શું ઓછું થશે? કરંટ લાયબિલિટી। અને લિક્વિડ કેશ લિક્વિડ એસેટ છે એ બી ઓછું થાય છે। મારી ઓરિજિનલ વેલ્યુઝ કેટલી હતી? 1 લાખ અને 1 લાખ, બંને જગ્યાએ 10,000 ઓછું કરીશ તો કેટલું આવશે? 90/90, રેશિયો 1:1 સેમ રહેશે। सेकंड केस बताइए क्या है? तो यहाँ पे डिबेंचर रिड्यूस हो रहा है। डिबेंचर तो मेरे लिए नॉन करंट लायबिलिटी होता है जो इधर आता ही नहीं है। साथ साथ मेरे इक्विटी शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं जो मेरे लिए शेयर होल्डर्स फंड होता है। तो ना मेरे लिक्विड एसेट में फर्क हो रहा है ना मेरे करंट लायबिलिटी में फर्क हो रहा है। तो वापस से क्या आ जाएगा? गुड पॉइंट, माय बैड। आपको चैप्टर 1 में नोट्स लाए हो बाय एनी चांस? निकालो ना, चैप्टर 1 के नोट्स अगर लाए हो तो निकालो। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट में आओ। आए उधर, वहां पे देखो आपको करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दिख रहा है। क्या लिखा है उसमें करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में? A part of long-term borrowing may become due for payment within 12 months or within the period of operating cycle from the date of the. तो अगर आप डिबेंचर्स का पैसा लौटा रहे हो, मतलब जिस साल आपको ये पैसा लौटाना है उस साल ये डिबेंचर्स मेरे लिए क्या होंगे? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट होंगे। समझ आया? तो डिबेंचर्स मेरे लिए मैं नॉन करंट नहीं गिनूंगा, क्या गिनूंगा? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पे सिर्फ लिख के रखेंगे कि जो डिबेंचर इस साल पे हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। हाँ, जो कि मेरे लिए करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट लायबिलिटी घट रहा है और इक्विटी बढ़ रहा है, बट इक्विटी का तो मैं कंसिडर ही नहीं करता। अगर लायबिलिटी घट रही है तो रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये याद रखना है आप, इस केस को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना और टेक्स्ट बुक में ही लिख के रखो, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी होता ही है। ठीक है, सबको समझ में आया? पक्का? अगले क्वेश्चन पे जाए, वो भी इंक्रीज डिक्रीज वाला ही है, 31। क्विक रेशियो कितना गिवन है आपको? 0.8। तो इसको मैं 80,000 और 1 लाख लिख लूँ, चलेगा? तो इसको लिक्विड एसेट इक्वल्स टू 80 और करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1 लाख के लिख दिया। रेशियो हमारा 0.8:1 है। फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं क्या दिया हुआ है उन्होंने। लूज टूल्स किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं? इन्वेंट्री में होते हैं, बराबर। तो अगर लूज टूल्स अपने परचेज की है तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कैश क्या हो रहा है?
बट इन्वेंट्री को हम लिक्विड एसेट में नहीं गिनते, तो हमारा लिक्विड एसेट क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो रेशियो भी क्या होगा, कैश घट रहा है। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है, बट प्रीपेड एक्सपेंस को हम नहीं गिनते, तो मेरा लिक्विड एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो रेशियो भी डिक्रीज होगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 3,000। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो बताओ क्या होता है यहाँ पे, કેમ ક્રેડિટ પર એટલે ડેટર વધે છે, ડેટર વધે છે અને ઇન્વેન્ટરી ઓછું થાય છે, બટ આ ઇન્ક્લુડ નહીં થાય, तो लिक्विड एसेट बढ़ रहा है, तो रेशियो क्या होगा, bills payable of rupees 5,000 on each check। तो यहाँ पे बिल्स पेबल की वैल्यू घटने वाली है और कैश भी घटने वाला है, बराबर। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी रिड्यूस और ये लिक्विड एसेट रिड्यूस। एग्जाम्पल लेके करें, अब ऊपर लेट्स से कि हमने 50,000 का रिड्यूस किया है, 50,000 पे किया है, तो 80 में से 50 गए तो बचा कितना, और लाख में से 50 गए तो बचा कितना, अब 0 0 कट देते, 3/5 है तो 0.6:1 आता है, तो क्या हुआ है, डिक्रीज लिख देंगे। अब अगर इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो खुद से टैकल कर पाओगे। आपको देखना है कि जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है, दो जगह पे, और इमेजिनरी अमाउंट्स आपको वैल्यूज में रख के देखना है कि इंक्रीज है या फिर डिक्रीज। आएगा समझ में सबको? तो एक बार अभी इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको खुद सॉल्व करने दूंगा, जिसमें आपको नहीं आ रहा है आपसे सॉल्व वो आप मुझसे पूछना, तो वो मैं इस एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आपको कराऊंगा। वर्क्स? लॉजिक समझ में आया? एग्जाम में भी हम इसी तरीके से रफ वर्क करेंगे बट लिखेंगे अपने वर्ड्स में। जैसे इस केस में क्या लिखना है, पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल कॉजेज अ रिडक्शन इन एंड लिक्विड एसेट विच विल कॉज अ डिक्रीज इन द रेशियो। इतना स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आना है, दैट्स इट। ये आप अपने रफ वर्क में करने वाले हो। चलो आगे जोइए 32, वापस इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा इसको प्लीज। तो रीड करो ना, क्या दिया है क्वेश्चन में। capital employed rupees 20 lakh, fixed assets rupees 14 lakh, अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट 14 lakhs गिवन है, फिर current liabilities 2 lakh, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा एक कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको बैलेंस शीट वाला याद करो तो यहाँ पे इक्विटी होता है और डेट होता है, तो इक्विटी और डेट के टोटल वैल्यू मुझे कितने गिवन है, तो ये जो टोटल है ये 20 लाख है। अब इधर सिर्फ करंट लायबिलिटी बचा, करंट लायबिलिटी कितना होगा 2 लाख, तो क्या इससे मुझे बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, वही चीज़ इधर भी होनी चाहिए। आगे there are no long term investments, calculate current ratio, तो अगर करंट रेशियो पूछा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या बचा मेरे लिए, जो कि कितना हो जाएगा मेरे लिए, करंट एसेट कितना हो गया 8 लाख, करंट लायबिलिटी कितना है, रेशियो क्या हो गया 8/2, 4:1, बराबर। बट अब इसको लिखेंगे कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप जाएं। पहले हम लोगों ने क्या ढूंढा था, सबसे पहले हम लोगों ने निकाला करंट लायबिलिटी की वैल्यू, कैसे आई, अरे सॉरी करंट लायबिलिटी भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो हमने निकाला क्या, टोटल असेट। तो अब सबसे पहले लिखो टोटल असेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी।
उसके नीचे लिख दो 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख। बराबर। फिर आपने क्या किया था कि ये 22 लाख के टोटल असेट में से फिक्स्ड असेट को माइनस कर दिया था, तो आपको लिखना है नीचे करंट असेट इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस फिक्स्ड असेट। अब करंट रेशियो निकाल लो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 8 लाख बाय 4 लाख, सॉरी 8 लाख बाय 2 लाख। थर्टी थ्री मुझे बताओ, पढ़ के बताओ क्या अप्रोच यूज करना चाहिए इसमें। इससे current liability मिल जाएगी। बराबर, क्विक रेशियो 2:1 गिवन है और आपके पास लिक्विड असेट है, तो उससे करंट लाइबिलिटी मिल जाएगी। आपके पास लिक्विड असेट की वैल्यू है ना, इन्वेंट्री की वैल्यू है, करंट असेट मिल जाएगा, करंट असेट और करंट लायबिलिटी मिल गया तो करंट रेशियो निकल जाएगा। ढूंढो। 5/2 એટલે 2.5:1। डन। 34 में देखो क्या है, टोटल असेट गिवन है। टोटल असेट को क्या बैलेंस शीट टोटल बोल सकते हैं। फिर आपको फिक्स असेट गिवन है तो करंट असेट मिल जाएगा। फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, आपके पास टोटल असेट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है तो करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। तो आपके पास करंट लायबिलिटी भी हो जाएगा और करंट असेट भी हो जाएगा, खुद से हो जाएगा ना। लिखो होमवर्क, 34 में लिखो होमवर्क। 35 और क्वेश्चन 18 कुछ भी डिफरेंस है। वैल्यूज भी चेक करो, वैल्यूज भी कैसी है। डिट्टो सेम है तो 35 के बाजू में लिख दो सेम एज क्वेश्चन 18। डिट्टो एक भी वैल्यू अलग नहीं है, देख वो भी है, अच्छा वो भी है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है वो। अब 36 देखते हैं। 36 सिर्फ दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट वैसे लॉजिकली बहुत सिंपल। बैलेंस शीट टोटल गिवन है आपको। अब यहाँ पे बोला है कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सी ए अपॉन सी एल। यहाँ पे बैलेंस शीट में सी ए में 3 चीज़ें हैं, कौन सी 3 चीज़ें। टोटल कितना हो रहा है 10 लाख। ऊपर सी एल में देखो क्या क्या गिवन है, उसका टोटल कितना हो रहा है 2 लाख। 10 लाख बाय 2 लाख कितना होता है, हो गया इतना ही था। करंट, उसके बाद लिक्विड रेशियो पूछा है। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट में क्या नहीं आता, इन्वेंट्री नहीं आता और प्रीपेड एक्सपेंस। तो मुझे इसमें देख के बताओ इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है। अगर उसको हटा दे तो लिक्विड एसेट कितना हो गया
5 लाख। क्या क्या आया उसमें? ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश। तो लिक्विड एसेट 5 लाख, करंट लायबिलिटी सेम, कितना? 5/2, 2.5:2। ये भी हो जाएगा इजी। चलो ये भी होमवर्क। हाँ हाँ, मतलब आ गया तो फिर कोई इश्यू नहीं है। क्या? ये आपको खुद से करना है, आपको डाउट है तो मैं सॉल्व करूंगा। चलो नया रेशियो देखें। अब ये जो हमारा रेशियो है इसकी ब्रॉड कैटेगरी आती है सॉल्वेंसी। कल हम लोगों ने टाइप ऑफ रेशियोज देखे थे ना, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं और एक्टिविटी रेशियोज होते हैं। लिक्विडिटी इज द कैपेसिटी टू रीपे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, सॉल्वेंसी इज द कैपेसिटी टू रीपे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। अब जो रेशियो का नाम है वही रेशियो का फॉर्मूला भी है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, बट नॉट सो इजी। एक बार से रिकैप कर लेते हैं। डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला है अपने लिए डेट अपॉन इक्विटी। लेकिन अगर आप याद करो तो हमने देखा था कि डेट जो होता है वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में किस तरीके से लिखा जाता है। हमें पता है कि इक्विटी जो होता है इसको हम लोग और क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब हम डेट की बात करते हैं तो डेट हमारे लिए होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें दो चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब हम ये इक्विटी और डेट को ऐड करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सारा जो फॉर्मेट है ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी, फिर हमें मिलता क्या है, बैलेंस शीट का टोटल मिलता है। ये स्ट्रक्चर अगर याद है तो रेशियो बहुत इजी, बराबर। और जब मैं एक डेट की बात कर रहा हूँ तो मैं ये इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, विच इज LTB प्लस LTP। जब मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों की कंबाइंड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? फर्स्ट देखते हैं क्या दिया है आपको। हाँ लिख लो। इसका भी आइडियल रेशियो जो है वो 2:1 होता है, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरी कौन सी है, लिक्विडिटी की सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आते हैं कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। चलो क्वेश्चन में देखें वैल्यूज क्या क्या गिवन है आपको। टोटल एसेट गिवन है, टोटल एसेट मतलब बैलेंस शीट टोटल होता है ना, तो इसको 2,60,000 यहाँ लिख दूँ मैं। फिर और क्या गिवन है जरा बताओ। टोटल डेट मतलब क्या है, डेट प्लस उसकी वैल्यू कितनी है, नहीं टोटल डेट की वैल्यू कितनी है, फिर 1.8 लाख हो गया। उसमें से करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 20,000। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी डेट की, 1.6 लाख हो गया। अब मेरे पास ये टोटल है ना, तो ये मिल जाएगा, कितना हो जाएगा वो, 1,80,000, 1,80,000, 80,000 होगा ना, क्योंकि इन तीनों का टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 260 होना चाहिए। आया ना, ये 1.8 है, उसमें से माइनस कर दिया। ये टोटल डेट है ना, यहाँ पे टोटल डेट 1.8 है, और टोटल डेट में क्या आता है, डेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएं। पहले क्या निकाल ना बेटा, अब 1.8 था यू ना,
तो फॉर्मूला वाइज लिख के करें। सबसे पहले हमने क्या निकाला, डेट निकाला। डेट कैसे निकाला हमने, करेक्ट, डेट के लिए हमने निकाला टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट कितना था हमारे लिए 1.8 लाख और करंट लाइबिलिटी था 20,000, तो हमें डेट मिल गया 1,60,000। इक्विटी कैसे निकाला था हमने, इक्विटी के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ये 280 में से, ये 2,60,000 के बैलेंस शीट टोटल में से मैंने टोटल डेट माइनस कर दिया, तो भी तो वही आ जाएगा ना। तो इसमें क्या लिखूंगा फॉर्मूला में मैं, टोटल असेट माइनस टोटल डेट। टोटल असेट कितना था 2.6 लाख, टोटल डेट कितना था 1.8 लाख, तो इक्विटी मिल गया 80,000। अब डेट इक्विटी निकाल सकते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। डेट की वैल्यू कितनी है 160, इसकी वैल्यू 80, क्या आएगा फाइनल आंसर, लिख के हो गया सबका। नेक्स्ट करें, क्या क्या गिवन है देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में। Calculate revenue equity ratio. पहले Equity share capital. 5 lakhs. ठीक है, General reserves. वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है ना। 90,000. पर उसमें और वे इक्विटी शेयर रेशियो में ऑलरेडी नहीं गया था। नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया है, ये शेयर कैपिटल है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है 90,000. 90,000। फिर Accumulated profits 50,000. तो ये भी प्रॉफिट ही है, ये भी रिजर्व्स में ही आएगा। कितना है वो 50,000. 50,000। तो अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाता है ये 1.6 लाख, आ बनने होने सॉरी 1.4 लैक्स। और अगर मैं टोटल इक्विटी निकालना चाहूँ तो इसका टोटल चाहिए, तो 6.4 लाख हो जाएगा ये, आया ना। अब उसके बाद डेट के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, Is 1,30,000. तो सिर्फ डिबेंचर्स ही आएगा ना इसमें, तो डेट में सिर्फ 130 आ जाएगा। अब इक्विटी और डेट दोनों मिल गया, लिख लो। 10% इंटरेस्ट रेट है उस डिबेंचर के ऊपर, बट हमें तो वो नॉन करंट बोरोइंग ही देखना है ना कि हमारा डेट कितना है, तो 130 का डेट है हमारा। लिखेंगे कैसे, पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी इक्वल्स टू, उसका कुछ काम है इस रेशियो में नहीं। इक्विटी में क्या क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस, उससे इक्विटी मिल गया। और डेट की तो वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, हुआ सबसे ये 39 देखें, है कुछ अलग, देख के बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, फिर उसके नीचे जनरल रिजर्व गिवन है, फिर सरप्लस गिवन है। तो इधर ये जो चार चीज़ें गिवन है, ये सब कुछ ऐड करके क्या मिलेगा आपको, इक्विटी मिलेगा। और डेट में क्या गिनने का 10% डिबेंचर्स गिनने का, हो जाएगा। कर लो। जब तक टाइम नहीं होता तब तक
बहुत कम हुए थे कल, तो आज तो फिर भी अच्छा स्पीड पकड़ा है अपन ने। मैं वो चैप्टर नहीं किया ना। हाँ, इसीलिए उसमें एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम गया। कंपेरेटिव कॉमर्स में टाइम ज़्यादा गया एज कम्पेयर टू व्हाट इट शुड हैव बीन, क्योंकि उसमें लगभग हमारे 50 मिनट गए, होना चाहिए था 20 मिनट का, उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा गया अपना। चलो अब 40 में लॉजिक क्या अप्लाई करना है, देखो क्या क्या गिवन है। अब एक काम करते हैं, सुनो, अब अपने को करना क्या है, बेसिक बेसिक वर्किंग करके क्वेश्चन छोड़ देना है। मतलब डेट की वैल्यू आ गई, इक्विटी की वैल्यू आ गई, फिर उसके आगे तो हो जाएगा अपने से। तो डेट और इक्विटी क्या है उधर तक का सिर्फ डायरेक्शन अपने को लिख लेना है नोटबुक में, फिर आगे तो हो जाएगा अपने से। ठीक है, चलो बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में। 6 लाख का टोटल डेट है, इसके दो पार्ट्स बताओ क्या क्या होते हैं। इक्विटी ना, इसमें होता है डेट और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी गिवन है हमें, तो डेट मिल जाएगा कितना, 4 लाख, तो एक ये मिल गया हमारे लिए। आगे क्या दिया है हमें, अब कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज़ें होती है, कौन सी दो चीज़ें, इक्विटी होता है और डेट होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, डेट कितना मिला था, तो इक्विटी मिल जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। बना लो इतना। गई सिर्फ मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ इसमें, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। डेट इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस, और फिर इक्विटी के लिए क्या करोगे, लिख पाओगे ना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, वापस क्या क्या डेटा है, मतलब बैलेंस शीट का टोटल होता है ना ये, कितना ये 14 लाख। अब इसमें हमें पहले क्या गिवन है, टोटल डेट। अब मुझे बताओ टोटल डेट में क्या क्या आता है, डेट और करंट लाइबिलिटी आता है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, टोटल डेट की 12 लाख। अब मुझे बताओ इसमें ऊपर बचा क्या इकलौता, इक्विटी बचा ना, श्योर। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो पहले यहाँ से ये मिल गया है ना। फिर क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन से दो पार्ट होते हैं, इक्विटी और पक्का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है, 10 लाख। इक्विटी कितना आ गया, 2 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा, आप फर्स्ट लेक्चर की बात करो, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारा फर्स्ट बुक में क्या हालत होगा अभी तो कैश फ्लो भी बाकी है इसमें, वो दैट इज द रियल डील, कैश फ्लो इज द रियल डील। क्वेश्चन शायद 57 है, वो नहीं पता, 52 है, जितने भी है 52। हमारे तो बुक तो हो गई, बाकी है बुक 2, बुक 3, हाँ बुक 3 वो लोग करेंगे आराम से।
आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा बाकी लोगों से। इनको तो सर टोली आना पड़ेगा, ये तो क्लास को स्टेटमेंट है एकदम। नो डाउट। आपको बुक 3 में कहाँ तक है, कुछ बोला है? पर मुझे नहीं लगता कबीर रेशो के आगे तक जा पाएगा। कभी नहीं पॉसिबल। कैश फ्लो तो तगड़ा है टॉपिक। हाँ अभी आर्डर कहाँ तक पड़ा है? मेरे को 1 2 तो वो उड़ा ही देंगे थियरी बोल के, वो तो ऐसे उड़ा देंगे मेन। हो गया। हाँ, order होता है तो एक बार पहुंचे। क्रेजी। चलो 42 क्या दिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, इसके दो पार्ट्स कौन से होते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 8 लाख। इक्विटी कितना है? ये मिल जाएगा, अब रेशो निकल जाएगा। करंट रेशियो क्या है? ये अच्छा, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, अच्छा क्वेश्चन है ये। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये है हमारे लिए 2.5/1 इक्वल्स टू CA अपॉन CL। इसे इक्वेशन बना सकते हैं क्या? क्या बन जाएगा? 2.5 CL इक्वल्स टू CA। तो ये एक इक्वेशन बना देते हैं। आगे क्या गिवन है हमको? वर्किंग कैपिटल गिवन है। अब मुझे पता है दैट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है? तो 120 लिख दूँ यहाँ पे। करंट असेट की जगह क्या यूज़ कर लूँगा मैं? 2.5 CL माइनस 1 CL। तो CL मिल जाएगा। ढूंढना क्या था? डेट टू इक्विटी ढूंढना। मैं CL मिल गया, CA ढूंढ ले क्या? CA कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 80। काम है, कितना हो जाएगा CA का वैल्यू? 2 लाख हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने पहले CL और CA निकाल लिया, अब इसका काम आगे आएगा। आगे बताओ क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? टोटल असेट में दो चीज़ें होती है, कौन सी होती है? बट उसका ज़रूरत ही नहीं है ना, तो टोटल असेट तो बैलेंस शीट टोटल के लिए होता है, बराबर। फिर और क्या गिवन है हमें? टोटल डेट। तो टोटल डेट जो है इसके दो पार्ट होंगे, डेट और करंट लायबिलिटी। और टोटल असेट कितना है? 3.8 लाख ये हो गया। टोटल डेट कितना गिवन है? 2.8 लाख। तो इक्विटी मिल जाएगा, इक्विटी 1 लाख हो जाएगा। तो ये इक्विटी हो गया, और डेट भी मिल जाएगा ना। टोटल डेट में दो पार्ट्स होते हैं, डेट और करंट लायबिलिटी। टोटल डेट की वैल्यू 2.8 लाख है और करंट लायबिलिटी की वैल्यू 80,000 है, तो डेट 2 लाख हो जाएगा। नहीं पड़ी जरूरत। मेरे को लगा कि अपने करंट टोटल एसेट में से करंट एसेट माइनस करेंगे, बट करंट एसेट तो चाहिए ही नहीं है हमें इस रेशियो में, जरूरत नहीं पड़ेगी। 44। लगाओ थोड़ा दिमाग अपना लगाओ, फिर आप अटकोगे मैं कराऊंगा।
लिक्विड एसेट इन्वेंटरी ना करे माइनस कर दो बट हमारा खाली लिक्विड एसेट लगता है तो खाली इधर तक आ गए थे। ले तो इसके आगे तो सेम है लास्ट सेक्शन जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सी माइनस सी सी ए के जगह लिख दे सी एन मिल जाएगा। यही स्ट्राइक होना मेन था इतना स्ट्राइक हो जाता तो इजी। इतना तो हो गया फिर तो वैल्यू पूरी शुरू सी ए लेटे तक पहुंच गए थे ना फिर सबसे लिया है प्रोसेस नहीं फिर क्या गिवन है क्वेश्चन में टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है ना लिक्विड मिल जाएगा मतलब टोटल डेट कितना है इसमें से ये है 0.8 लाख तो डेट मिल जाएगा आपको 2 लाख तो ऊपर आपको इक्विटी मिल जाएगा इक्विटी और डेट आ गया। फोर्टी 46 करवा रहा हूँ 45 खुद ट्राई करना है एक बार इंक्रीज डिक्रीज है ठीक है 45 भी इंक्रीज डिक्रीज 46 भी इंक्रीज डिक्रीज है बट इसमें रेशियो थोड़ा विचित्र है इसलिए करवाता हूँ। चलो 45 में सॉरी 46 गिवन रेशियो क्या है हमारे लिए तो 50 और 1 लाख लेना चलेगा ठीक है। फर्स्ट केस बताओ क्या है अगर इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो इक्विटी बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा सेकंड केस में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में कैश बढ़ता है और डेटर मतलब डेटर घटता है ना ये डेट इक्विटी में आता है ना ये डेट इक्विटी में आता है नो चेंज। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आज इधर ही एक बार अपने बाउंसर गया था याद है डिबेंचर अगर
आपको रिडीम करना है इस साल, तो वो कहाँ पे पड़ा होता है? करंट लायबिलिटी में, मतलब डेट में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भले डिबेंचर्स लिखा हुआ है बट ये करंट लायबिलिटी रिड्यूस करता है। कौन सा पॉइंट? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी घट रहा है और करंट असेट घट रहा है, तो यहाँ पे नो चेंज। यहाँ पे गड़बड़ करोगे आप, इधर आप डेट डिक्रीज लिखोगे, सोचोगे। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में करंट मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर क्या है? तो उसमें क्या होता है? करंट लायबिलिटी बढ़ता है और इन्वेंट्री बढ़ता है, इस रेशियो में इन्वेंटरी नो चेंज। इजी। चलो 47 देखते हैं। थोड़ी देर एसी बंद करो, बहुत ठंड लग रहा है। गर्मी लगे तो बोलना वापस। बैलेंस शीट बनाए रफ में। पहले क्या गिवन है देखो, ब्रैकेट में क्या लिखा है? मतलब ये सिर्फ कॉस्ट है हमारे लिए। ठीक है, कितना है कॉस्ट इसका? तो 8.4L लिख दूँ। इसमें से डेप्थ क्या होता है हमारे लिए? माइनस कितना है वो डिप्रिसिएशन? तो अगर इसमें से 1.4 माइनस किया तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 7 लाख। फिर क्या गिवन है? कितना है वो? 0.14 लाख लिख दूँ। फिर एडवांसेस है, मतलब असेट की लायबिलिटी। असेट लोन्स एंड एडवांसेस कितना है? 0.56L लिख दूँ। फिर क्या है? करंट असेट है, कितना है? 3.5 लाख लिख दूँ। फिर क्या है? करंट लायबिलिटी कितना है? 2.8L। फिर तो LTB और LTP दोनों गिवन है। इन दोनों को मिला के क्या मिलता है मुझे? डेट मिलता है। LTB कितना है? 4.2 लाख। और LTP कितना है? तो इन दोनों को मिला के तो डेट मिल जाएगा मेरा, बराबर। ठीक है, क्या बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? कितना है ये? 11,20,000। ये सेम 11.2 इधर आएगा। इसमें से इतना माइनस करना है तो क्या मिल जाएगा हमें? करो, कितना आ रहा है? तीन लाख। 8.2 आ रहा है ना इसका टोटल। कैसे ये? अच्छा 8.4, तो ये गलत है ना, मतलब 3 लाख नहीं आएगा। कितना आएगा? 2.8 आएगा। तो डेट और इक्विटी दोनों है अभी। फॉर्मूला लिख पाओगे? पहले क्या निकालोगे? टोटल असेट। फिर क्या निकालोगे? इक्विटी। ठीक है, दो फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे इसमें, टोटल असेट का फिर इक्विटी का। फोर्टी 49 देखें। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो इक्विटी में ही आता है। कितना है वैल्यू? 5 लाख।
फिर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। नाउ गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, उसके नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व गिवन है और उसके नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी रिजर्व्स के अंदर आता है, तो वो एक्स्ट्रा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो वहाँ पे लिख के रखना ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रिजर्व्स इन सरप्लस। तो इन सब से हमें क्या मिलेगा, इन सब से इक्विटी मिलेगा, तो इक्विटी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 24 लाख हो जाएगी। इसके नीचे और क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ कितना है, 30 लाख। ठीक है, देखते हैं। ये लाइब्रेरी साइड का हो गया सब कुछ, असेट साइड का भी इंफॉर्मेशन दिया है, तो शायद टोटल से कुछ और हो। करंट लाइबिलिटी गिवन है कितना है, ठीक है। फिर क्या गिवन है, करंट असेट गिवन है कितना, 12 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट तो इस साइड ही आएगा, कितना है वो, 2 लाख। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बट वो ग्रॉस वैल्यू है ना, कॉस्ट गिवन है आपको, कितना है वो, 60 लैक्स। इसमें से डेप्री माइनस कर देंगे, 14 लैक्स माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 46। 46 में 14 ऐड करो, 60। 60 लाख का टोटल यहाँ पे हो गया। इधर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 32। 62 जा रहा है ना, कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ वैल्यू गलत तो नहीं लिखी ना, ठीक है। डेट इक्विटी निकाल के देख लेते हैं ना, यहाँ पर डेट की वैल्यू कितनी है अपने लिए, 30, इक्विटी की 24। तो एक बार वो करके देखते हैं, डेट टू इक्विटी, डेट में 30 है और इस पर 24 है, 3 से कट करें 10/8, 2 से कट करें 5/, मतलब 1.25:1, यही आ रहा है। तो सही, मतलब क्वेश्चन में गलती है बट आंसर आ जाएगा अपना। ये 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट के टोटल में, बट अपना आंसर आ जाएगा डेट इक्विटी का। और दूसरा उन्होंने नीचे लिखा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब करंट रेशियो पूछा है तो, या लिक्विड रेशियो, दोनों में से कुछ भी एक निकाल सकते हैं हम लोग। इसके तो डायरेक्टली वैल्यू गिवन है, तो 12/8 हो जाएगा वो। फिफ्टी हो पाएगा, बैलेंस शीट ही गिवन है। इक्विटी की वैल्यू बताओ कितनी है, 1240। और डेट की वैल्यू, डेट 2,50,000 हो जाएगा ना, उतना ही है। अब नया दूसरा जो रेशियो है, उसी रेशियो में फॉर्मूला भी है। ना ना ना, देख तो क्या वेकेशन चल रहा है, ना ना ना, सो ऐसी सेकंड तो पूरे थसे मारो भी वेकेशन છે, उठाए दे बैट, उठाए दे पेन, उठाए दे। टोटल असेट टू डेट, ये भी सॉल्वेंसी है। सॉल्वेंसी फॉर्मूला क्या होगा, टोटल असेट अपॉन, बस करो। हाँ,
इसमें कैलकुलेशन बहुत ख़राब आ रहा है बट है वही, टोटल असेट्स टू डेट में 7,70,000 में 4 लाख ही करना है। सर उतना लिख दे तो चलेगा? उतना वो आधा मार्क जाने देने का, उतना कोई कैलकुलेशन करने नहीं बैठेगा। फाइनल आंसर का फॉर्मूला लिख दिया, डेटा भर दिया, लास्ट कैलकुलेशन जाने दो, 1:1 लिख के आ जाना आगे वाला छोड़ के। मस्ती करते हैं। टोटल डेट गिवन है 6 लाख, करंट लाइबिलिटी गिवन है कितना 2 लाख, तो डेट मिल जाएगा हमें 4 लाख। और क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीज़ें आती है, कौन सी 2 चीज़ें, और अगर ये 6 लाख है तो इक्विटी की वैल्यू कितनी हो गई, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया, तो 8/4। क्या दीपेश को फोन करके बोलना 60 सब हो गए रो देगा वो। फिर वो मैसेज करेगा व्हाट हैव यू डन। वो आखिरी लॉग है। कहीं बाहर गया है वो, इसलिए तो रिकॉर्ड हो रही है। अब उसको पता चले, अगर इधर तक देखेगा वीडियो तो पता चलेगा कि उसकी बात होगी, वरना उसको ये भी पता नहीं चलेगा उसको। रिकॉर्डिंग के बीच में। रेगुलर यूट्यूब पे बज रहा है। हाँ हां सब ले सकता है। तो ये पार्ट को अपलोड कर दे। नहीं नहीं, मैं पूरा ऐसे ही रॉ अपलोड। इंडिपेंडेंट कर दे। हाँ स्टूडेंट आए दिस जान शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी होता है, कितना है वो 1.6 लाख। टोटल डेट है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, डेट और करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 3.6 लाख। तो अब इसका टोटल मिल जाएगा, इक्विटी डेट और करंट लाइबिलिटी से टोटल करोगे तो 5.2 आ जाएगा ना। आपके पास ये है, टोटल एसेट ये रहा और शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी गिवन है 10 लाख। टोटल डेट गिवन है कितना 60 लैक्स, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, डेट और करंट लाइबिलिटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स फंड में होता है, अवॉइड करोगे उसको। करंट असेट गिवन है 25 लाख, करंट असेट 25 लाख गिवन है, और वर्किंग कैपिटल गिवन है कितना, तो 5 लाख इक्वल्स टू 25 लाख माइनस CL हो जाएगा। तो CL कितना हो जाएगा अपने लिए 20 लैक्स, तो यहाँ पे 20 लाख भर देंगे तो डेट मिल जाएगा ना। और बैलेंस शीट का टोटल कितना हो जाएगा 70 लैक्स। ये हो गया बैलेंस शीट टोटल, ये हो गया डेट। टाइम है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अभी भी 18 मिनट है, 18 मिनट में 18 सम और हो सकते हैं। नॉर्मली आपने चालू करवाया तो हमको है। आप लोग
आगे बढ़ोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। नहीं ये रिपीट कर देंगे। वापस रिपीट क्या बैठने का पॉइंट है, आप डाउट्स लेके आ सकते हो। जब इक्विटी वाले कंपनी अभी तो हम मेरा पूरा वर्क करेंगे, फिर दूसरी करेंगे। फिर ऐसा होगा उसमें बुक 1 के बाद मैं बुक 2 ले लूँगा, ताकि सबके लिए एट पार हो जाए। फिर बुक 2 तो सबके लिए नहीं होगी, और ये करवाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। बुक तो बहुत टफ है। शेयर क्या 2 ही चैप्टर है, बट टफ है। सर आपने तो प्रोजेक्ट पढ़ा नहीं मिलता प्रोजेक्ट नहीं मिलता। मेरे पास एक नंबर है, प्रोजेक्ट बना के देता है, है भेजूंगा तेरे को। कितने रुपए 300-400 है सब प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट का 300-400। पूरा एक प्रोजेक्ट 40-50 हाँ, 300 लेते हैं। शनाय ने दिया था नंबर, तेरे को फॉरवर्ड करता हूँ मैं। तो क्यों मार्क्स नहीं मिला? बस तो क्यों नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट ही तो है, पर वाइवा तुमको ही देना है। उसके लिए भी अरे ऐसे हाँ वो तो पैसे भी देंगे। चलो 55। टोटल रेट वेल डाल टोटल डेट कितना है? 1 लाख। इक्विटी दिया है टोटल इक्विटी गिवन है 2 लाख, Yes. बट इक्विटी पूरा गिवन है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस उसमें आ गया ना। Yes. ये दिया है 5 सीएल कितना है? 5 लाख तो डेट 7 लाख हो गया ना, तो ये 14 लाख हो गया। प्लस ये करंट एसेट्स 5 लाख करंट असेट 5 लाख है। हाँ वो क्या है मैंने तो डबल लिया क्या कर दिया सिंपल वर्क में जैसे फ्रंट से मैं करना है रेडी तो और पीछे बस वो सिंपल करंट असेट कितना दिया है? टूटो क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल कितना है? 1 लाख है ना, हाँ और करंट असेट 4 लाख, तो 8 लाख हो जाएगा। 14 लाख। 56 क्या है देखो, टोटल असेट टू डेट वापस तुमने बैलेंस शीट का कुछ काम है क्या? करंट असेट 8 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लोन, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स तो आएंगे और लोन भी आएगा। डिबेंचर्स कितना है? लोन कितना है? 1 लाख। शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी, इसकी वैल्यू कितनी है? 15 लाख। इसका टोटल निकल जाएगा ना 25 का 25 अपॉन 15 मिनट है और 65 तक फिनिश कर देते फटाफट। चलो 57 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख। फिर क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो तो नीचे आएगा।
कितना है 1.8 लाख। सरप्लस मतलब ऊपर इक्विटी में आएगा। नहीं नहीं, शेयर होल्डर्स फंड थोड़ी है, शेयर कैपिटल था वो। सरप्लस कितना है 1 लाख। फिर जनरल रिजर्व भी जोड़ दो 0.7 लाख। करंट लाइफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी इधर ही जोड़ दे 1.2 लाख। फिर क्या है करंट लाइबिलिटी, वो कितना है तो अपना डेट का तो ये हो जाएगा, डेट की वैल्यू 3 लाख हो जाएगी। और इसका एक और 3 और 5 9 हो रहा है, 9 लाख हो रहा है। इसमें इक्विटी देखने का टोटल एसेट के हिसाब से, ऊपर डेट देख रहे थे ना वैसे। आपको ना यहाँ पे ये वाला पेज प्लीज मार्क करके रख लेना 4.98, पेज 4.98 याद करना है आपको, सारे फॉर्मूलाज गिवन। ठीक है, उसको फोल्ड करके रखना ऊपर का पार्ट, ताकि जब जब आपको तुरंत बाई चांस कुछ कंफ्यूजन हो तो देखने को हो। ठीक है, समरी और आइडियल रेशियो वगैरह सब दिया है वहाँ पे। प्रोप्राइटरी रेशियो में फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स पर अपॉन टोटल असेट। पहले 58 तो फिनिश करो, उसके बाद प्रोप्राइटरी पे आते हैं। Right. 58 फिनिश करो गाइस। टोटल असेट 8 लाख, टोटल डेट प्रोप्राइटरी में आइडियल रेशियो नहीं होता है, बट इसमें हायर द बेटर होता है। आउटसाइडर्स के सेफ्टी के लिए होता है ये प्रोप्राइटरी रेशियो। मतलब आपके जो टोटल असेट है उसमें ओनर के पैसे के कितने और उधारी के कितने, तो जितना ओनर का पैसे का ज़्यादा होगा उतना बाहर वालों के लिए सेफ्टी ज़्यादा। चलो 59, 6 more sums to go।
શું 65 64 65 માં એ જ રેશિયો છે થઈ ગયા છે, નવું નથી કંઈ. એટલે કાલથી આપણે આઈસીઆર ચાલુ કરીએ ને એ પછી આપણે પ્રોફિટેબિલિટી રેશિયોઝમાં આવશે, એટલે રેશિયોનો ટાઈપ બદલી જશે પછી. आपने कल की वो रिकॉर्डिंग डाल दी? યસ, ચલો એને જોયું તો એને ખબર પડશે, એ જોશે તો આઈડિયા આવશે એને. લાઈક તો કરી લીધું છે વિડીયો એને, જોયું છે કેટલું હવે એને ખબર. इसका नजर है हम देख वो तेरे को मैसेज करेगा ना कि भाई इतना सारा कैसे, तो तेरे को पता चलेगा उसने किया है कि नहीं किया है. चलो अब प्रोप्राइटरी रेशियो. सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है, कितना गिवन है 3 लाख. उसके बाद क्या गिवन है नॉन करंट असेट, तो नॉन करंट असेट असेट साइड पे लिख देते हैं. कितनी वैल्यू है 13.2 लाख. रिजर्व इन सरप्लस शेयर कैपिटल के नीचे जुड़ेगा 1.8 लाख. फिर क्या गिवन है करंट असेट गिवन है, कितना है करंट असेट 6 लाख. इसके बेसिस पे बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा, और यहाँ पे इक्विटी का टोटल कितना हो जाएगा. तो हमारे लिए प्रोप्राइटरी रेशियो 4.8 लाख डिवाइडेड बाय 19.2 लाख. नाउ गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन सारे केसेस में, ऑल ऑफ दीज केसेस प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू तो छोटी ही रहने वाली है. यस, सीधी बात है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंपोनेंट फ्रॉम द टोटल. इसीलिए कभी कभी प्रोप्राइटरी रेशियो को हम परसेंटेज में भी निकालते हैं. तो ये 1:1 वाला भी हो सकता है या फिर परसेंटेज, दोनों हो सकता है. ज़्यादातर केसेस में हम इसको परसेंटेज में निकालने की कोशिश करते हैं बिकॉज वैल्यू होल नंबर आनी चाहिए इसलिए. ठीक है, तो याद रखना है कि प्रोप्राइटरी रेशियो सॉल्वेंसी का है बट आंसर इसका परसेंटेज में आता है. कम ही होगा टोटल से, इसीलिए तो वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी. तो इससे बेटर है कि हम इसको 100 में कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाल लें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है. पहले इसका वैल्यू एक बार चेक किया क्या, 4.81 19.2 वही आता है. इसमें तो दो दिया है 25% है, 25 यार. चलो अब इसमें क्या क्या करेंगे बताओ. पहले क्या गिवन है आपको, कितना है वो 4.5. फिर क्या गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 3.2 लाख. रिजर्व्स इन सरप्लस है 0.65 लाख. क्रेडिटर्स तो करंट लायबिलिटी में आता है हमारे लिए 1.10 लाख. फिर तो डेट में आता है. फिर कुछ है, वो सब कुछ असेट साइड का है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, इधर से टोटल मिल जाएगा. और यहाँ पे अपने को इक्विटी कंसिडर करना है, मतलब ये और ये तीन चीज़ें. एक पॉइंट और बैलेंस शीट का टोटल कितना, प्रोप्राइटरी रेशियो 8.35 डिवाइडेड बाय 12.45 इंटू क्या करेंगे 100. 8.35 डिवाइडेड बाय 12.45 67.06.
चलो प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो कुछ सेम नहीं है, पहला अलग क्वेश्चन ही है। लीवर ट्राई करेंगे। टोटल असेट टू डेट रेशियो कितना वैल्यू गिवन है? टोटल असेट टू डेट 2:1 गिवन है ना। डेट कितना बोला है इसमें? सॉरी 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 सॉरी, ये तो 61 तब कर लोगे यार, 62 पे आ जाता है। चलो टोटल असेट टू डेट में टोटल असेट निकालना, डेट की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 लाख इक्वल्स टू 2/1, तो टोटल असेट मिल जाएगा। आगे और क्या गिवन है हमें? पहले तो इक्विटी तो निकालो। इक्विटी शेयर कैपिटल इज, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ESC इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स, डेट की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख हो जाएगा। फिर बोला है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? तो 0.25 ऑफ व्हाट? 2.5 लाख, 625, हाँ, तो 62.5 के 62,500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। और क्या गिवन है? तो अगर मुझे सरप्लस ढूंढना है तो सरप्लस तो आफ्टर टैक्स होता है ना, है ना। तो अभी अगर टैक्स 40% है तो आफ्टर टैक्स कितना बचता है? 60%, तो 0.6 इंटू 10 लाख कर दें तो 6 लाख हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इन 3 चीज़ों को ऐड करने से मिलने क्या वाला है? इक्विटी 2.5 प्लस this plus this, 2.5 लाख प्लस 62,500, 9.125 लैक्स है, 9,12,500। और टोटल असेट की वैल्यू कितनी है? 10 लाख, 91.25%। कोई नहीं, चलो इधर तक रखते हैं। 65 तक एक बार ट्राई कर लेना, ताकि हम लोग कल से नेक्स्ट जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो टाइप से शुरू करेंगे। ठीक है, आप बोलो, अगर आपको सुबह प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। हीर को पूछो, उसकी स्कूल चालू है सिर्फ। अरे